Assalamu alaikum everyone. Today I am going to solve a question of break-even analysis. So first of all I would like to give you a review of break-even analysis, that what is break-even analysis. So let's do it. First, break-even analysis. बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज़ होती है? ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो एक आपको ये जानना होता है कि आप किस सेल्स वॉल्यूम को प्रोड्यूस करोगे तो जाके आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस के. लाइक सेल्स वॉल्यूम व्हेन योर टोटल रेवेन्यू बिकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं उस अमाउंट के, उस रेवेन्यू के जो आपने अर्न किया होता है. ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये टोटल सेल्स है और ये क्या है, टोटल कॉस्ट. कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जिसमें जितनी कॉस्ट लगी, लेट सपोज 1000 रुपीज़ लगी है. ठीक है, तो उसमें आपने जब उस प्रोडक्ट को बेचा तो आपको सेल्स में जो वैल्यू मिली है वो भी कितनी मिली है, 1000 रुपीज़ ही मिली है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या हुआ कि आपने जितने का बनाया उतने का ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, तो इस पॉइंट में आके ये पॉइंट क्या कहलाता है कि जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रियलाइज्ड हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, तो एक्चुअली जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर यू रियलाइज नो प्रॉफिट और नो लॉस. ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालती है? वो इसलिए निकालती है, लेट सपोज कि कंपनी को रियलाइज हुआ कि ये अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है किसी भी चीज़ के, तो ये पॉइंट इसका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है. ठीक है, कि अगर वो 1000 लेट सपोज वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करेगी तो उसको जब वो बेचेगी तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही कोई लॉस होगा. ठीक है, तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि अब 1000 से अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है देन दे विल रियलाइज दी प्रॉफिट, एंड इफ दे प्रोड्यूस लेस देन 1000 यूनिट्स सो दे विल रियलाइज लॉस. ठीक है, तो एक आइडिया मिल जाता है. ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए. Now I am going to solve a question related to this topic. First of all I would like to explain you the question. Here is the question. What following is the contribution margin income statement of a single product company. ठीक है, ये जो नीचे है ये एक इनकम स्टेटमेंट है कंपनी की जो बता रही है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह इसमें क्या है. ठीक है, अब सेल्स यहाँ पर $12 लाख दी हुई है, $12 लाख, जिसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है, 80. ठीक है, यानी एक यूनिट जो है वो $80 का है और टोटल सेल्स कितनी है, $12 लाख. ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल एक्सपेंसेस 8,40,000 है. उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेके कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आया है 3,60,000. ठीक है, उसके बाद हमने इसमें से फर्दर लेस किए फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपने, तो हमारे पास 3 लाख फिक्स एक्सपेंसेस थे. जब हमने 3,60,000 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गई नेट ऑपरेटिंग इनकम 60,000. ठीक है, अब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है. ये हमसे रिक्वायर्ड जो कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास है वो है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और एंड डॉलर्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स एंड इन डॉलर. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है हमारी, इसमें सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. दोनों चीज़ों में मांगा है, यूनिट्स में भी मांगा है और डॉलर्स में भी. तो फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स, जो हमें यूनिट्स में दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है, और जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो इन यूनिट्स कितना है, 24 है. सही है, तो हम यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाल रहे हैं इन यूनिट्स का, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है. आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द अनदर वन मार्कर. एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है यूनिट्स में, 24. सही है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. ओके, आंसर इज
12,500 यूनिट्स, दैट्स मीन कि अगर आप 12,500 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हो तो आप इस पॉइंट पे जो है ब्रेक इवन एनालाइज करोगे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस एनालाइज करोगे, ठीक है। अनदर वन इज ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम और इन अमाउंट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, ब्रेक फिक्स्ड कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे पीवी रेशो से। अब व्हाट इज़ पीवी रेशो, तो इस पीवी रेशो को निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो कि पीवी रेशो जो होता है वो आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हो सेल्स से, ठीक है। अब आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन है 3,60,000 और सेल्स है आपकी 12 लाख। अब ज़रा इसको करके देखिए, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, 0.3 आपका जो है वो पीवी रेशो आ रहा है। इट्स मीन कि आप 3 लाख को डिवाइड करोगे 0.3 से, देन यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल बिकम 1 मिलियन, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन की अमाउंट जो होगी $1 मिलियन, सही है। अगर आप इतनी अमाउंट की सेल्स करोगे तो आप इस सिचुएशन पे आके जो है वो एनालाइज करोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम। इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन हमें क्योंकि इन्होंने पूछा है तो हमें इसको प्रॉपर वे में स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना होगा, सही है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट ब्रेक इवन पॉइंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है आपका बेटा इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट। आपको गिवन है सेल्स कितनी है 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $8,40,000, माइनस कर दें इसको, यू विल गेट $3,60,000 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी हमारी कंप्लीट हुई बेटा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $36,000। अब ये कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम जो है वो सेल आउट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो हम जो है $36,000 का जो है प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हम 12,500 यूनिट्स जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट है नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर हम $36,000 को अर्न करना है हमें, तो हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 3। इसमें बेटा देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है यूनिट्स में। इसमें फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज़ वही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स, बट इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट जो उन्होंने मांगा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपीज़ है, प्रॉफिट इन्होंने $36,000 का मांगा है, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स कितने हैं 24, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो हम निकालेंगे $3,36,000 डिवाइडेड बाय 24, दैट्स मीन कि 14,000 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करेंगे तो हम $36,000 रुपीज़ या डॉलर जो है वो अर्न करेंगे। इज दैट क्लियर। ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई बेटा, सही है। Now move to the requirement number 4. Here is compute margin of safety using original data. अब हमें margin of safety जो है वो compute करना है,
ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें जब कंप्यूट करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट नंबर 4, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए अगर आप, तो एक्चुअल सेल्स हमें कितनी दी हुई है, $12 लाख दी हुई है, सही है। कितनी दी हुई है, $12 लाख। एंड ब्रेक इवन पॉइंट जब हमने वॉल्यूम निकाला था तो हमारे पास आंसर आया था 1 मिलियन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास, यानी हमने क्या निकाली थी, 1 मिलियन। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो 2 लाख जो है हमारे पास डॉलर, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर हमें करना होगा, भले वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगे, हमें रेशियो ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होगा। और रेशियो ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्चुअल सेल्स से, क्लियर। तो हमने $2 लाख को डिवाइड कर दिया, एक्चुअल सेल्स थी हमारी $12 लाख, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। ये हमारे पास आ रहा है रेशियो ऑफ मार्जिन सेफ्टी, ठीक है। रेशियो ऑफ मार्जिन सेफ्टी हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 5, कंप्यूट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालना है। क्वेश्चन ये है कि हमने तो पहले भी निकाला था, लेकिन हम उसके रिक्वायरमेंट आगे पढ़ते हैं। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मंथली नेट ऑपरेटिंग इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय $1,60,000। वो कह रहे हैं कि अब आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। ये निकालनी है कि अगर इफ़ सेल्स इंक्रीज्ड बाय $1,60,000, कि अगर सेल्स हमारी 12 लाख तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी $1,60,000 और मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए तो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी। नेक्स्ट वन थिंग इज एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस डू नॉट चेंज, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिर से ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बट आफ्टर एडिंग दी एडिशनल एक्सपेक्टेड सेल्स लाइक $1,60,000। सो बेटा ये रिक्वायरमेंट नंबर 5 है, ठीक है। सो वी मस्ट कंप्यूट और कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट इफ सेल्स इंक्रीज by $1,60,000, ठीक है। तो सेल्स हमारे पास बेटा अगर आप देखो तो पहले थी 12 लाख, सही है। उसमें 1,60,000 मजीद हमने ऐड कर दिए तो हमारे पास 13,60,000 हमारी सेल्स आ गई इन डॉलर, ठीक है। अब एक लॉजिकल चीज़ है वो भी देखिएगा आप कि अगर आप लोग देखो तो हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो
इंक्रीज होते हैं बाय इंक्रीजिंग ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 12 लाख रुपए की सेल्स थी, ठीक है, तो इसका मतलब था कि हम कोई ना कोई नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अगर 1,60,000 मज़ीद जब इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रफ वर्क एक करेंगे जिसमें वर्किंग में हम वर्किंग 1 में करेंगे। वर्किंग 1 में क्या कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले ये देख रही हूँ कि मेरे पास 12 लाख जो है वो डॉलर आ रहे थे और ईच यूनिट की अमाउंट थी $80। तो मैं क्या करूँगी, 12 लाख को डिवाइड करूँगी पहले 80 से, तो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता चल जाएंगे कि कितने प्रोड्यूस हुए थे। सोल्ड आउट यूनिट्स या सेलिंग यूनिट, $12 लाख मेरे पास सेल्स थी जिसको मैंने $80 से किया, तो मुझे पता चल गया 15,000 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रही थी और उसके बाद उसको सेल कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि अब वर्किंग नंबर 2 में मुझे ये देखना है कि मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने जो है वो सेल आउट कर रही हूँ अब, ठीक है। तो अब जो करंट सेलिंग यूनिट है, क्योंकि 13,60,000 हमारी अब वर्थ हो गई है और 80 रुपीज़ ईच यूनिट्स हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं। 17,000, ठीक है। करंट सिचुएशन में हम 17,000 यूनिट्स जो है वो सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो ही हमें जो है 13,60,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो वेरिएबल कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया वो ईच नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट ईच यूनिट 56 रुपीज़ है, तो मैं 17,000 से इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, देन वी विल गेट दी आंसर और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 17,000 को मल्टीप्लाई करूँगी 56,000 से, देन आई गॉट 9,52,000 रुपीज़, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया मेरे पास, ठीक है। $408,000 यानी 4,08,000 रुपीज़ मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है। और जिस तरह से इस क्वेश्चन में था कि फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, तो फिक्स कॉस्ट क्या थी, 3 लाख रुपीज़ थी, तो वो एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। लेस किया मैंने फिक्स कॉस्ट को, तो फिक्स कॉस्ट थी 3 लाख रुपीज़। इस तरह से मेरे पास 1,08,000 क्या आ गया बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। 1,08,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर फिर से एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि कंप्यूट CM रेशो, जो अभी हमने नहीं निकाला है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम इफ़ सेल्स इंक्रीज बाय 1,60,000। तो हमने सेकंड चीज़ कर ली है कि हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम निकाल लिया है 1,08,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 ये था हमारा। स्टेप 2 जो है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और पीवी रेशो सेम थिंग, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना निकला था, 4,08,000, और इसको अगर हम डिवाइड करें सेल्स से तो सेल्स कितनी थी, 13,60,000, ठीक है। डॉलर में है दोनों चीज़ें। .3 ये हमारे पास CM रेशो आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके ये क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हुआ है, सही है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन? और
हमने सबसे पहले मैं एक दफ़ा और रिव्यू करवा देती हूँ, रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या थी। हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड डॉलर्स एज वेल, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या किया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाले और इन डॉलर्स निकाले, ठीक है। तो आई थिंक इन यूनिट्स जो है 12,500 यूनिट्स आया था हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका मतलब क्या था कि एक कंपनी जो है, ये सिंगल कंपनी, ये कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो वो 12,500 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करती है, लेट्स सपोज चेयर्स जो हैं वो 12,500 चेयर्स प्रोड्यूस करेगी, तो क्या होगा, वो उस पॉइंट पे आके जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रियलाइज़ करेगी, मीन्स उनको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जो है हम बात करें इन डॉलर्स और इन रुपीस इन वॉल्यूम, तो उन्होंने 1 मिलियन रुपीस आंसर आया था इसका। तो इसका मतलब क्या था कि अगर वो 1 मिलियन रुपीस तक की सेल्स करते हैं तो वो जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रियलाइज करेंगे, दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट ब्रेक इवन पॉइंट, के ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था, सही है। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमने उनको माइनस करके 3,60,000 हमारे पास ये आ गया। थर्ड रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $36,000, ठीक है। बेटा यहाँ पर वो ये पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करें कि वो $36,000 जो है वो अर्न कर सके, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का जो फॉर्मूला था वही अप्लाई किया, लेकिन हमने फिक्स्ड कॉस्ट के साथ प्लस कर दिया प्रॉफिट को, यानी 36,000 को, देन डिवाइडेड इट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स, सही है। देन वी हैव गॉट व्हाट द नंबर ऑफ यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स, ओके। देन कंप्यूट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट यूजिंग ओरिजिनल डाटा, ठीक है। तो मार्जिनल सेफ्टी यूनिट्स जो थे उसका क्या था, उनमें ये था कि आपको एक्चुअल सेल्स से माइनस करना था ब्रेक इवन पॉइंट का जो वॉल्यूम निकाला था 1 मिलियन, उससे देन यू गॉट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इसके साथ साथ आपको रेशो भी निकालना होता है इसका, ठीक है। जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद रेशो ऑफ मार्जिन सेफ्टी ज़रूर निकालें, उसका फॉर्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, ठीक है। लास्ट वन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट CM रेशो। तो हमारी क्वेश्चन आया कि भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो हमने पहले भी निकाला हुआ है, लेकिन फिर हमने आगे फर्दर पढ़ा तो कंप्यूट दी एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मंथली नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय $1,60,000। तो उन्होंने यहाँ पर एडिशन किया था कि इस इनकम स्टेटमेंट को चेंज करो और ये करो कि 1,60,000 रुपये से अगर सेल्स हमारी फर्दर इंक्रीज होती है तो हमारे नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, और उसके बाद फिर उसका CM रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम जो है ये वाइंड अप कर रहे हैं इस सेशन को, और होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो ग्रुप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा ये आज हमारा जो है वो थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ है, और इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन जो है ब्रेक इवन एनालिसिस का वो प्रिपेयर करके यहाँ पर लिखा है। आज हम ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर सबसे पहले जो है, क्योंकि हमने अपने सेकंड सेशन में जो है वो बहुत थॉरोली जो है ब्रेक इवन एनालिसिस को जो है वो समझ लिया था कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। सो नाउ डायरेक्टली आई एम मूविंग टू द दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Ahsan and Hassan company manufactured an engine for carpet cleaner called the Snooper, ठीक है। Budgeted cost and revenue data for the Snoopers are given below based on sales of 40,000 units, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एहसन और हसान जो है उन्होंने जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक इंजन फॉर कारपेट क्लीनिंग के लिए, जिसका नाम उन्होंने स्नूपर रखा है, और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बजटेड जो भी इनकी वट एवर रेवेन्यू और कॉस्ट है वो उन्होंने एक्सप्लेन किए बिलो, और इन्होंने बताया कि इनका सेल्स से यूनिट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कितनी है 40,000 यूनिट्स है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। सेल्स से कितनी दी हुई है इन्होंने, इन रुपीज़ दी है 16 लाख, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर देखिए, हम अगर प्रीवियसली क्वेश्चन पे डिपेंड करें तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा था वहाँ पर उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो उन्होंने सेपरेट बताया था। यहाँ इन्होंने जो है मर्ज करके जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। वो कितनी है यहाँ पर 11,20,000,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेके इनके पास ग्रॉस मार्जिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4,80,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में है कि उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 4,80,000 से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं देन वी गेट नेट प्रॉफिट, ठीक है, या नेट इनकम 3,80,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिस्ट ऑफ ₹8 लाख ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड 3,20,000 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वो बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2 हिस्सों में ब्रेक हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख रुपीज़ है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3,20,000 है। इनको एड अप करेंगे आप तो 11,20,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। Further, operating expenses consist of 40,000 variable cost and 60,000 fixed cost. यहाँ फर्दर बता दिया है उन्होंने कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 रुपीज़ जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और 60,000 इनकी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट दो जगह दिया हुआ है, in the shape of cost of goods sold or in the shape of operating expenses, and in this way they also give fixed cost in 2 ways, in the shape of cost of goods sold and another one is operating expenses, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी देखने होंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास 40,000 रुपीज़ है, 40,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं और हमारे जो टोटल अमाउंट है वो 16 लाख है। तो हम कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम जो है यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, कितने ईच अमाउंट क्या है उन नंबर ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। अब हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स रुपीज़, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट की थी वो यही थी हमारी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है इन टर्म ऑफ यूनिट्स एंड इन ऑल्सो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह निकालेंगे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेट द सेफ्टी मार्जिन. We also have calculated it in the previous one session, so in the similar way we will solve it. The third requirement is Ahsan and Hassan received an order for 6,000 units. ठीक है, एहसन और हसान को एक ऑर्डर मिला है, वो कितने का है, 6,000 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करने हैं एट अ प्राइस ऑफ 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपये एक यूनिट के इनको प्रोड्यूस करने। देयर विल बी नो इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जो थी पहले वही रहेगी, बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 0.54 पर यूनिट, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.54 पैसा पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हुई है, कम हुई है, बिकॉज ऑफ चीपर पैकिंग, क्योंकि उन्होंने पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं की है, वो थोड़ी सी सस्ती सी की है, क्वालिटी उसकी लो है। डिटरमाइन बाय रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट और रियलाइज लॉस ऑन इट। अब आपको ये डिटरमाइन करना है थर्ड रिक्वायरमेंट में कि जब वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस्ड हो रही है तो ये कंपनी जो है वो उसके लिए प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो हमारा यही मिथ है कि हमारा प्रॉफिट एक्सीड होता है, अदरवाइज़ वो बोल रहे हैं कि या ये बताएं कि अगर लॉस है तो वो कितना है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड द सॉल्यूशन। Beta, for the solution, first of all, I would like to find out the total variable cost and total fixed cost, and otherwise this sales price per unit. Okay. For sales price per unit, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। सेल्स हमारे पास 16 लाख है, सही है, उसको डिवाइड कर दिया हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बताया है 40,000, तो हमने 40,000 से डिवाइड कर दिया, सही है। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ईच यूनिट कितनी अमाउंट है इसकी, कितने रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है,
जो भी वॉट एवर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर स्नूपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 40 रुपीज़ पर यूनिट है। सही है, एक ये चीज़ हमने निकाल ली। सेकेंड थिंग है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैटेगरी में इसकी 8 लाख रुपीज़ है और नीचे कितनी है 40,000। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8,40,000। ठीक है, इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दी हुई है 3,20,000 विथ रिस्पेक्ट ऑफ cost of goods sold, and the other one is operating expenses 60,000, and we get 3,80,000 rupees total fixed cost। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या है 8,40,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास 3,80,000 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब क्या कि कैलकुलेट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स। ठीक है, अभी मुझे ये रिमूव करना होगा, लेकिन इसके लिए मैं ये करूँगी कि एक साइड पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कितनी हमने निकाली थी, 8,40,000 निकाली है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली है 3,80,000। ठीक है, ये निकाल दिया और नंबर ऑफ यूनिट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आया है 40। ठीक है, अब मुझे ये रब करना होगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, फॉर द सेक ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 1। यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उन्होंने क्या मांगा है, आप देखिए कैलकुलेट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स रुपीज़। ठीक है, दोनों में, वॉल्यूम में भी मांगा और यूनिट्स में भी मांगा है। और हमें पता है कि जो है हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन विथ रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने डिवाइड करना था कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट से। ठीक है, इसी से माइनस डिवाइड करना था। अब देखिए फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली थी, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आई थी यहाँ पर 3,80,000। ठीक है, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं पता, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें नहीं पता, तो हमें इसके लिए एक वर्किंग करनी होगी क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग करते हैं, वर्किंग 1 इसका नाम दे देती हूँ मैं। सही है, और इस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मुझे यूनिट्स में निकालना है। सही है, तो अब हम मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हमारी सेल्स जो है यहाँ पर वो दी हुई है 16 लाख रुपीज़। सही, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी निकाली है 8,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। $7,60,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। ठीक है, अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स 40,000 है। सही है, तो अब हम यहाँ पर ये तो इन वैल्यू आ गया ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैल्यू में आ गया। सही है, अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें यूनिट्स में निकालने के लिए ये करना होगा कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देना होगा नंबर ऑफ़ यूनिट से। ठीक है, तो ईच यूनिट हमें पता चल जाएगा, यानी 7,60,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है और 40,000 हमारे पास यूनिट्स है। ठीक है, तो हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल जाएगा 19 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट। ठीक है,
सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्योंकि ये चीज़ जो थी ये यहाँ पर चाहिए थी, सही है। अब हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट में हमें यूनिट्स के टर्म में निकालना है इसको। तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट हमें क्या दी हुई थी, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी 3,80,000, ठीक है। अब हम 3,80,000 को डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स हमारे पास 19 आया है, सही है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो और सेल करेंगे उसको, तो हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20,000 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है, जब हम 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो सिचुएशन जो है, वो लेवल जो है वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट का। वहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस जो होगा वो बेयर अप करेंगे, वो रियलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना हमें कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। इसके साथ साथ हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ भी मालूम करना है, ठीक है, इन वॉल्यूम भी मालूम करना है। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सही है। तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट हमने जैसे निकाली थी 3,80,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, यानी जो वैल्यू आई है उससे 7 लाख नहीं, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पीवी रेशो का, सॉरी, ठीक है, पीवी रेशो का फॉर्मूला है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया है, सही है। अब हमें पीवी रेशो निकालना है, सही, जिसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 2। इसमें क्या होता है, पीवी रेशो किस तरह से निकलता है कि हमें पीवी रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना होता है सेल्स से। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, 7,60,000 को आप डिवाइड कर दोगे, 16 लाख हमारे पास सेल्स था, तो क्या आ रहा है, आप भी कैलकुलेट करो, 0.475, ठीक है। ये हमारे पास पीवी रेशो आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.475 को हम डिवाइड करेंगे, देन वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि हम 8 लाख रुपए तक की जो है जब सेल्स करेंगे 8 लाख रुपए तक की, तो हम उस पॉइंट पे जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे। उस वक्त 8 लाख रुपए की अगर कोई चीज़ आप सेल आउट करते हो तो उस वक्त आप नो प्रॉफिट नो लॉस रियलाइज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गई पूरी, जो हमसे मांगी गई थी विथ रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स और रुपीज़। इसमें जो एडिशनल चीज़ थी वो ये थी कि आपको यहाँ पर वर्किंग करनी थी, आपको खुद निकालना था कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स, ठीक है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपने यहाँ पर देखा कि वर्किंग किस तरह से हुई है ये। और अगर आपको ये नहीं आएगा तो यू कैन नॉट गेट इट डन दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारी कैलकुलेट दी सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि मेरे जो आंसर्स आए मैं यहाँ पर फिर से एक दफ़ा लिख देती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मेरे पास आ रहे हैं 20,000, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू आ रहा है मेरे पास 8 लाख रुपीज़, ठीक है, ताकि अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हमें हमारे पास मौजूद हो डाटा। अब हम सेफ्टी मार्जिन निकालेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारे पास कैलकुलेट दी सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ सेफ्टी मार्जिन, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या था,
सेफ्टी मार्जिन इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, तो जो एक्चुअल सेल्स है वो हमारे पास है 16 लाख रुपीस, और जो ब्रेक इवन पॉइंट की हमने निकाली थी वैल्यू वो कितनी थी 8 लाख रुपीस। मतलब कि पूरा 50-50 का रेशो है इसमें। 8 लाख हमारे पास सेफ्टी मार्जिन है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हम अगर 8 लाख रुपए तक की सेल्स करते हैं तो हमें जो है प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम 16 लाख रुपीस की सेल्स कर रहे हैं तो जो मज़ीद 8 लाख रुपए बच रहे हैं वो हमारा सेफ्टी मार्जिन है, यानी हम उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी मार्जिन रेशो भी निकाल लीजिए। सेफ्टी मार्जिन रेशो के लिए हमें क्या करना होगा, सेफ्टी मार्जिन डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। सेफ्टी मार्जिन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्चुअल सेल्स हमारे पास ये थी 0.5 हमारे पास सेफ्टी मार्जिन आ गया रेशो। सही है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो आपने पहले भी सेशन में किया था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको इंक्लूड करनी थी इस वर्किंग में, तो वो आपने कर ली। नाउ मूव टू द थर्ड रिक्वायरमेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं एहसन एंड हसन received an order for 6,000 unit। ठीक है, you have to compare this requirement with the current question। Ahsan and Hassan received an order for 6,000 units at a price of ₹25। ठीक है, कि 25 रुपये की सेलिंग प्राइस पे वो 6,000 यूनिट्स उनको क्या करने हैं, रिसीव हुए हैं। देयर विल बी नो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 0.54 पर यूनिट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हुई है 0.54 पैसा से। ठीक है, तो क्यों हुई है, वजह ये है कि चीपर पैकिंग है इसकी। ठीक है, डिटरमाइन बाय रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट और रियलाइज लॉस्ट ऑन इट। ठीक है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस्ड हुई है पर यूनिट, तो इसकी वजह से अब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा या लॉस होगा। ठीक है, अच्छा एक लॉजिक इसमें ये है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा बेटा, कि फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी कंपनी की कभी भी चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम। ठीक है, तो भले आप 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या आप 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो उतनी ही रहेगी। सही है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अच्छा अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 6,000, अब जो ऑर्डर आया है इनके पास वो 6,000 यूनिट्स का है इंस्टीड ऑफ 40,000 यूनिट्स। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी अगर आप देखें तो हमने जो निकाली थी प्रीवियस वन सेलिंग प्राइस थी 40 रुपीज़ पर यूनिट, बट यहाँ पर उन्होंने गिवन है 25 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक तरह से कंप्यूटेशन ऑफ पहले क्या करना होगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी क्योंकि अभी चेंजिंग आ रही है इनमें। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो एहसन एंड हसन, यहाँ पर टाइम पीरियड शो नहीं किया हुआ तो फिर आप इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेल्स, क्योंकि अब आपका न्यू प्रोजेक्ट है आप उसके हिसाब से कर रहे हो, तो 6,000 अगर यूनिट्स हैं आपके पास और पर यूनिट 25 रुपीज़ सेल्स है, तो आप इसको कैलकुलेट करो कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। ₹1,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस करेंगे। अच्छा देखिए, वेरिएबल कॉस्ट हम लेस तो करेंगे लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि 0.54 पैसा से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियसली जो है वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वर्किंग हम करेंगे, वर्किंग नंबर 3 इसका नाम दे दीजिए आप। सही है, यहाँ पर क्या करेंगे आप,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है, जो प्रीवियस थे। अब आपके पास क्या थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8,40,000 थी, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे 40,000, ठीक है। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 21 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की बात हो गई कि 21 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि बोला जा रहा है कि 0.54 पर यूनिट जो है आपको जो है क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो यानी 21 रुपीज़ में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 0.54 तो 20.46 रुपीज़, यानी मैं अगर यहाँ पर माइनस करूँ 21 को 0.54 से, देन आई गॉट 20.46, ठीक है, पर वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6,000 यूनिट्स क्योंकि हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको 20.46 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। 6,000 को मल्टीप्लाई करूँगी 20.46 से, तो यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,22,760, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आ गया 27,240, सही है। और जैसे इन्होंने बताया कि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम है, इट इज़ नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, सो दैट्स वाई वी विल टेक द प्रीवियस वन फिक्स कॉस्ट विच इज़ 3,80,000. We have calculated it previously. Okay. 3,80,000. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना कम हो रहा है, 27,240, और 3,80,000 अभी आपको फर्दर क्या करना है, उसमें फिक्स कॉस्ट को जो है वो बेयर करना है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है। कितने का, 3,52,760 का, ये लॉस में आ रहा है, नेट लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चाहे रिड्यूस्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक हायर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेगी तब तक उसकी फिक्स कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी रिमेन सेम रहेगी और उसकी वजह से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो वो उसमें डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन जितनी कम आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन होगी तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हाई होती चली जाएगी, सही है। तो यहाँ पर इसलिए ये रियलाइज हो रहा है लॉस, क्योंकि इन्होंने इस फिक्स कॉस्ट में ये एफिशिएंटली मोर देन 40,000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया है, 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से दे इज लॉस ऑन इट, ठीक है। अच्छा बेटा, होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जो है कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी कन्फ्यूजन के लिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।